पिछले कई सालों में मैंने देखा कि जो सबसे प्राइमरी कंप्लेंट हमारे पास है, वो आने वाले लोगों की जो समस्या के लिए मेरे पास आते हैं, "सर, मेरा दिमाग रुकता ही नहीं, मेरा दिमाग चलता ही रहता है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, एक थॉट पे मैं फँस जाता हूँ। डायबिटीज़ हो रही है, तो कोई समस्या नहीं है। बीपी बढ़ रहा है, तो कोई समस्या नहीं है। किडनी की समस्या है, तो कोई समस्या नहीं है। बाल झड़ रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं। बस आपको मानसिक रोग नहीं होना चाहिए।" तो हम एज अ सोसाइटी क्या कर सकते हैं ताकि जो लोग जूझ रहे हैं इन डिसऑर्डर्स से उन लोगों के लिए लाइफ इजी रहे। कब तक हम अ जर्नी बाई ट्रेन पर निबंध लिखेंगे? कब तक हम किसी महापुरुष की जीवनी लिखेंगे? क्यों ये हम ना लिखें कि जीवन में सफल हो जाओ तो कै कैसे करो उस तनाव को हैंडल? तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो कैसे करो उसको हैंडल? तुम अपने हिसाब से कुछ अचीव ना कर पाओ, उसको कैसे करो हैंडल? ओवरथिंकिंग, मुझे लगता है कि आपकी जानकारी में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो ओवरथिंकिंग की समस्या से जूझ रहा होगा। जिसमें थॉट प्रोसेस जो ऐसा होगा कि वो किसी न किसी एक विचार में उलझ-सा गया होगा, उलझा-सा फ़ील करता होगा, सफोकेटेड फ़ील करता होगा। तो कई बार ये मेंटल प्रॉब्लम का एक सिम्पटम हो सकता है, जैसे जनरलाइज़ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे डिसफंक्शनल पर्सनैलिटी ट्रेट, सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर, एडीएचडी। अगर ये ओवरथिंकिंग जो है आपके किसी मानसिक रोग का एक लक्षण है, तो वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट से आपको हेल्प लेनी चाहिए। बहुत सारे सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं या हमारी परवरिश में कुछ ना कुछ ऐसी खामियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से हम में एक ओवरथिंकिंग की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए मेरी किताब तो सर आज अभी डिजिटल एरा है। हाँ, हाँ। इस डिजिटल एरा में किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है? यार डिजिटल एरा में किताबें पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ जो डिजिटल एरा है, उसके चलते हमारा कंसंट्रेशन, फोकस, अटेंशन ये बहुत कम होता जा रहा है। हम तात्कालिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इंस्टेंट इंस्टेंट अभी मैंने ये टाइप किया, फट से 10 इन्फॉर्मेशन सेकंड्स आ में। गई। उसको इंडल्ज करने का हमें एक नशा-सा हो गया है। ऐसे में किताबें और ज़्यादा प्रासंगिक हो गई। किताबें पढ़ने से हमें न केवल सूचना बल्कि ज्ञान का एक सागर मिलता है। आप देखिए कि लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हो तो उसे सीखना होगा और सीखने के लिए, ज्ञान देने के लिए मुझे लगता है पुस्तकों से बड़ा साधन कोई भी नहीं है। इसलिए आज की डेट में भी इतने डिजिटल एरा में भी आप देखिए कि बुक स्टोर्स भरे हुए हैं, इतने बड़े-बड़े बुक फेयर्स लग रहे हैं और आप देखिए कि हर जगह हर मुझे लगता है कि पहले लिटफेस्ट की आप बात करें तो देखिए इंडिया में 1-2 जगहों पर होते थे। अब लगभग हर स्टेट में हो रहा है और बार-बार हो रहा है। बिल्कुल सर। तो इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी सर आपका इंस्पिरेशन क्या था बिफोर राइटिंग द बुक ओवरथिंकिंग से आज़ादी? ओवरथिंकिंग से आज़ादी, ये तो बहुत जी। बड़ी बात करी है आपने। मुझे लगता है आपको लग रहा होगा कि इस बुक लिखने के पहले मैंने भी ओवरथिंक किया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पिछले कई सालों में मैंने देखा कि जो सबसे प्राइमरी कंप्लेंट हमारे पास है, वो आने वाले लोगों की जो समस्या के लिए मेरे पास आते हैं, "सर, मेरा दिमाग रुकता ही नहीं, मेरा दिमाग चलता ही रहता है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, एक थॉट पे मैं फँस जाता हूँ।" बहुत सारी गृहिणियाँ हैं, वो बोलती हैं कि मुझे लगता है कि मैं घरवालों को कैसे रख रही हूँ, बच्चों को कैसे रख रही हूँ, मैं क्या एक अच्छी माँ बन पाऊँगी कि नहीं बन पाऊँगी, मुझे लोग क्या कहेंगे कि मैंने बच्चों की परवरिश की या नहीं की। तो हर इंसान किसी न किसी थॉट में उलझा रहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस प्रॉब्लम को लेकर के मुझे आम जन की भाषा में बात करनी। बहुत ज़रूरी। जो यार खुशी सबको समझ में आए। अदरवाइज़ क्या होता है बहुत ही एकेडमिक बुक्स लिखने में प्रॉब्लम ये होती है कि उसको एक ख़ास तबका पढ़ पाता है। तो बुक को मैं स्टेटस सिंबल ना बना के, स्टाइलिश सिंबल ना बना कर के आम जन के लिए लिखना चाहता था। ताकि भारत का हर आम आदमी उस किताब को पढ़ सके। उसको पढ़ने के बाद लगे कि हाँ, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम के लिए कोई उसके साथ में है। कोई ऐसा साथ में है जिसने खुद मनोविज्ञान पढ़ रखा है, मनोचिकित्सा पढ़ रखी है, वो मुझे मेरी समझी जाने वाली भाषा में मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है, इसलिए मैंने बुक को लिखा। और टॉपिक भी इसलिए ज़्यादा ये चूज़ किया क्योंकि मैं लिख सकता था डिप्रेशन से आज़ादी, मैं लिख सकता था एंग्ज़ायटी से आज़ादी, लेकिन मैंने इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये मोस्ट एक्सेप्टेबल सिम्पटम है। लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज़ बाकी मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उसमें बड़ा टैबू है। अरे हम पागल थोड़ी हैं। सही बात है। मैं डिप्रेस थोड़ी हूँ, मुझे कैसे हो सकता है? मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास जॉब है, मेरे फैमिली सपोर्ट है, मैं डिप्रेस नहीं हो सकता।
लेकिन ओवर थिंकिंग सिम्टम्स जो हैं लगभग ऑलमोस्ट उसका एक्सेप्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। और चूंकि ओवर थिंकिंग एक अम्ब्रेला टर्म है, हो सकता है कि इसके कारण बहुत ही मामूली हो सकता है आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो सकता है बायोलॉजिकल कॉज हो, लेकिन ये भी हो सकता है कई बार ये मानसिक रोगों का एक संकेत हो। तो इस बुक को लिखने से जो लोग इस बुक को पढ़ेंगे उन्हें सही समय पर सही गाइडेंस मिलेगा। और मैंने इसको कहानी के माध्यम से बताया है। अपने पास आ रहे लोग किस तरीके के लोग परेशान हैं, वृद्धजनों की कहानी है, सीहोर की कृष्णा आंटी हैं, इंदौर से प्रियंका हैं, जबलपुर से सुमन हैं। इन सब की कहानियों को मैंने जैसा उन्होंने बताया है लगभग वैसा ही लिखने की कोशिश की है, ताकि हम ये भी समझ सकें कि हम अकेले नहीं हैं। यहाँ पर इन प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, और जब वो रास्ता पा कर के उस समस्या से बाहर आए हैं, तो हम भी आ सकते हैं। तो ये एक साथ में सकारात्मकता भी दे रही है। क्या बात है सर। सर बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो। थैंक यू। और सर दूसरी बात ये कि जैसा कि आपने टर्म यूज़ किया टैबू, कि ये आज भी हम 2025 की बात कर रहे हैं, आज भी ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे टर्म्स, नॉट ओवरथिंकिंग बट एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, साइकेट्रिस्ट के पास जाना, ये अभी भी टैबू है। तो इसके पीछे मेजर रीजंस आपको क्या नज़र आते हैं? देखिए, शुरू से जो मेंटल हेल्थ के कंसेप्ट हमारे यहाँ प्रैक्टिस किए गए वो वैज्ञानिक नहीं थे, जिसके अलग अलग ढंग से एक्सप्लेन लोगों ने किया। किसी ने बोला ये भूत प्रेत का विषय है, किसी ने बोला ये ऊपरी हवा है, किसी ने बोला कि पुराने जन्मों के कर्मों का नतीजा है, और लोगों को उसकी फैमिली से हटा दिया जाता था। तो ये आया कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो लोग मुझे डिस्कार्ड कर देंगे, ग्रुप्स में शामिल नहीं करेंगे, फैमिली में शामिल नहीं करेंगे, मेरी शादी नहीं होगी, या घर में किसी को हो गया तो उसके घर के दूसरे सदस्यों की शादी नहीं होगी। तो इस वजह से लोग इसके बारे में सिक्रेटिव होते चले गए। लोगों ने बताना बंद कर दिया कि प्रॉब्लम है। लोग चाहते भी नहीं कि डिस्कशन हो उनका। अब देखिए कि अगर आप हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो और आपका कोई पेशेंट है, तो वो आपको वेल एप्रिशिएट करेगा कि इन डॉक्टर ने मुझे देखा है। मुझसे लोग बचते हैं। लगता है कि इनके पास में खड़े हो गए तो लगेगा कि यार ये इसका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है क्या? सही बात। आप देखिए किसी की हड्डी टूटती है तो वो तुरंत बताएगा, बिल्कुल। सर दर्द हो रहा है तुरंत बताएगा, आँखों से नहीं दिख रहा है तुरंत बताएगा। लेकिन इसके मामले में लगेगा कि लोग क्या कहेंगे? आत्महत्या के विचारों को आप ले लीजिए, लोगों को लगता है कि नहीं अगर मैं बताऊँगा तो लोग क्या कहेंगे? इसकी वजह से बहुत सारे लोग हेल्प नहीं ले पाते। तो इन्हीं टैबूज़ के चलते हमारे यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो बहुत डिले हो जाता है। जो हेल्प लेने का जो टाइम पीरियड होना चाहिए तुरंत, वो नहीं हो पाता। 2 साल, 3 साल, 5 साल, कई बार 10 साल, और कई बार आजीवन लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। तो सर घूम फिर के मुझे ये समझ आया कि सोसाइटी का मेजर रोल है टुवर्ड्स दिस। सर हम एज अ सोसाइटी क्या कर सकते हैं ताकि जो लोग जूझ रहे हैं इन डिसऑर्डर्स से, उन लोगों के लिए लाइफ इजी रहे और उन्हें एक्सेप्टेंस मिले, ताकि उनके लिए ये चीज़ इजी हो टू डिस्कस, टू टॉक अबाउट और नॉर्मलाइज हो? देखिए, सोसाइटी को सबसे पहले ये समझना होगा कि सभी के सभी जो मानसिक रोग हैं, उनका वैज्ञानिक आधार है। ब्रेन में केमिकल चेंजेस की वजह से हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर पर्सन की चॉइस नहीं है। वो कर नहीं रहा है, वो कर नहीं पा रहा है। यार वो तो डिप्रेशन में जा रहा है। अरे डिप्रेशन कोई घूमने की जगह नहीं है, वो जा नहीं रहा है। वो अपने इमोशंस को बिकॉज़ ऑफ द डिसऑर्डर वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर की वजह से वो खुद पे ब्लेम कर रहा है कि मैं ही गलत हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ गड़बड़ हुई है, मैं ही बुरा व्यक्ति हूँ। तो हमें ये समझना होगा कि ये जो थॉट है ये उसकी चॉइस नहीं है, वो कर नहीं रहा है ये। बिकॉज़ ऑफ डिप्रेशन ही इज़ नॉट एबल टू डू दैट। तो हमें ये समझना होगा कि ये न्यूरोकेमिकल रिएक्शन के परिणाम हैं, और इनको शोध के आधार पे बताया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी की फीलिंग है, किसी डॉक्टर की फीलिंग है कि यार ऐसा हुआ है। हज़ारों शोध हुए हैं, उसके बाद ये निष्कर्ष आए हैं कि सभी के सभी मानसिक रोग ट्रीटेबल भी हैं, और इन्हें हमें उतना ही रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करना होगा जैसे हम बाकी के डिसऑर्डर्स को देखते हैं। डायबिटीज़ हो रही है तो कोई समस्या नहीं है, बीपी बढ़ रहा है तो कोई समस्या नहीं है, किडनी की समस्या है तो कोई समस्या नहीं है, बाल झड़ रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, बस आपको मानसिक रोग नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए कि आम जनमानस में जो प्रॉब्लम है कि हम आम तौर पे क्या भाषा बात करते हैं कि वो मुझे पागल साबित कराने के लिए फैमिली मेंबर्स ले जाना चाहते हैं। तो आप देखिए कि बाकी की जो बीमारियां हैं समाज उनको डायग्नोसिस ले रहा है,
और हमारे यहाँ घोषणा ले रहा है, साबित कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। और गलती आम जनमानस की है भी नहीं। हमें एक सिस्टम डेवलप करना होगा जहाँ पर ऐसे कन्वर्सेशंस हों, डायलॉग्स हों, जहाँ पर मेंटल हेल्थ पर खुल के बात हो, तब सोसाइटी का एक्सेप्टेंस आएगा। तो सोसाइटी के लिए सबसे पहले उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आम इंसान की तरह किया जाता है। ये उनकी चॉइस नहीं है, उनकी गलती नहीं है, वो सफ़र कर रहे हैं। आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी बात सुनिए, उनको रेगुलर फॉलोअप्स में ले जाइए जब भी ज़रूरत हो। रेगुलर योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज के लिए उन्हें मोटिवेट करिए। उनको बताइए कि आप उनके साथ में हैं। उनको ये फ़ील ना होने दें कि वो कुछ अलग-सा महसूस कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है बिकॉज़ ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर। सही बात है। तो सर इस टॉपिक के अराउंड मुझे लगता है सिम्पटम्स ऐसे होते हैं जो इग्नोर नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बढ़ते-बढ़ते एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है फ्रॉम वेयर वी कैन नॉट कम बैक। तो आप उन सिम्पटम्स के बारे में बताना चाहेंगे जो इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करते हैं? देखिए, बड़े ही साधारण समझ से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है या मानसिक रोग हो गया है। जैसे कि व्यवहार में बदलाव, शिफ्ट हो जाए उसकी पर्सनैलिटी में। कोई इंसान बहुत कूल काम रह रहा है, अचानक वो इरिटेबल दिखने लगे, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगे। या एक नॉर्मल सा जीवन जी रहा है इंसान, बहुत सारा अचानक रोने लगे। अचानक वो निराशा भरी बातें करने लगे, मेरा तो अब इस जीवन में कोई मीनिंग नहीं रहा। मेरे सारे जो भी काम थे वो पूरे हो गए। मुझे लगता है कि अब मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। ये डिप्रेशन के लक्षण हो गया। सिज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी की बात करें तो इसमें इंसान को शक-वहम होने लगते हैं। लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। बिना बोले उसको मेरी बात पता चल गई। मैं किसी के कंट्रोल में हूँ, किसी ने तंत्र-मंत्र से मेरा घर बाँध रखा है, मुझे अपने कब्ज़े में कर रखा है। मेरे थॉट मेरे हैं ही नहीं, किसी और के हैं। कोई इंसर्ट कर रहा है, ब्रेन में कोई चिप लगी हुई है। मेरे अंदर अद्वितीय शक्ति है, मेरी भगवान से सीधी बातचीत होती है। कई बार लोग इसमें बहुत एक्ज़ैजरेटेड बातें करते हैं, इलेटेड मूड रहता है उनका, जिसे मेनिया कहते हैं। बहुत सारे पैसे खर्च कर देना, दान पुण्य की बातें करना, बहुत ज़्यादा प्रीच करने लगना, ऐसी समस्याएँ हो सकती हैं। ओसीडी की बात करें तो कोई काम बार-बार करना, कोई ऐसा विचार जो मन में बार-बार आए मेरे बिना कंट्रोल के, मेरी बिना इच्छा के। जैसे बार-बार आप देखिए कि डाउट होता है हाथ साफ़ है कि नहीं है, दरवाज़ा बंद है कि नहीं है, गैस का नॉब खुला तो नहीं छूट गया है, चेकिंग के कंपल्शंस होते हैं। तो बहुत सारे मानसिक रोग हैं जिनके लक्षण अलग-अलग होते हैं। डिमेंशिया की हम लोग बात करें तो वृद्धजनों में चीज़ों को भूल जाना, गलत पते पे पहुँच जाना, अपने घर को ही आइडेंटिफ़ाई ना कर पाना, बहुत नेम रिकॉल करने में प्रॉब्लम महसूस होना। बच्चों की अगर हम बात करें तो बहुत चंचल बच्चे होते हैं, उनका एक जगह फ़ोकस नहीं हो पाता या आई कॉन्टैक्ट बहुत पुअर होता है। बच्चों में वो मिंगल नहीं होते, उनके कोई साथी नहीं बनते, एकेडमिक डिक्लाइन है और रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रहे हैं, नींद की आदतों में बदलाव है, सेक्स की इच्छा में कमी आ रही है, सब्सटेंस अब्यूज़ स्टार्ट हो गया है, नशे की आदतें जो हैं वो लग गई हैं। कोई व्यक्ति अचानक अजीब-सा एक बिहेवियर कर रहा है जो आपको ऑड लगे कि यार ये पर्सन तो ऐसा नहीं था। वो एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि यहाँ पर कुछ समस्याएँ हो रही हैं। तो सबसे पहले ऐसी समस्याएँ दिखाई दें तो आप उनसे बात करें, समझें, समझाने के बजाय सुनने का प्रयास ज़्यादा करें। तो व्यक्ति और खुलेगा और उसके मन की बातें हमें समझ में आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये आता है कि अगर हमें ये सिम्पटम्स पता चलते हैं और हमारे अराउंड ही हमारे कोई क्लोज़ है, क्योंकि हम अगर इंसान के क्लोज़ हैं तभी हम ये रिकॉग्नाइज़ कर पाएँगे कि कुछ डिफ़रेंस है उनमें। तो हमारा कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप स्थिति को पूरी तरीके से समझें, उनसे बात करें, उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या उनका लाइन ऑफ एक्शन है, वो क्या समझ रहे हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। और कई बार हो सकता है वो प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं। एक्सेप्ट ना करें, एक्सेप्ट ना करें नहीं, अगेन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कर पा रहे। है ना? बिकॉज़ ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें लैक ऑफ इनसाइट भी एक सिम्पटम है। अपनी समस्याओं के बारे में पता ना होना भी एक बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो ऐसे में आप फिर मनोचिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं, जहाँ पर साइकियाट्रिस्ट आपको इवैल्यूएट करता है कि कहाँ पर क्या ज़रूरत है।
ब्रेन के कौन से केमिकल्स में हम चेंजेस ला करके उसको हेल्प दे सकते हैं, काउंसलिंग का कौन सा तरीका हो सकता है, क्या उसको कितना क्या ज़रूरत है, कस्टमाइज़ करना पड़ता है। हर पेशेंट की नीड्स अलग-अलग होती हैं। हर पेशेंट को क्या आपके ऊपर ये काम कर रहा है, हो सकता है दूसरे के लिए वो काम नहीं करे। तो हमें उसको समझना होता है मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू कि किसके लिए क्या ज़रूरी है। ओके, तो सर ये डिफरेंशिएट सामने से कैसे किया जाता है कि हमें एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या काउंसलर के पास जाना है? ओके। देखिए इसमें मुझे लगता है कि हम सब एक टीम की तरह काम करते हैं, सभी की ज़रूरत होती है और कोई भी किसी की भी ज़रूरत को रिप्लेस नहीं कर सकता। जब आप साइकियाट्रिस्ट के पास में जाते हैं तो आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन के साथ में। दवाइयों के साथ-साथ जो काउंसलिंग या जिन थेरेपीज़ की ज़रूरत है उसमें रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन में काम होता है। यूजुअली क्या होता है कि हम कन्फ्यूज़ होते हैं। बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट के पास में, काउंसलर के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें दवा नहीं खानी पड़ेगी। हालाँकि इसका एक नेगेटिव पक्ष भी है कि हम फिर थेरेपी को और काउंसलिंग को कॉमर्शियलाइज़ करते हैं पर्सन के अंदर के डर को भुनाते हुए, कि चूँकि आम जनमानस को दवाइयों से बड़ा टैबू है, तो यार हम एक ऐसा रास्ता बताते हैं कि नहीं आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बस मेरे पास काउंसलिंग में आइए या उनके पास में काउंसलिंग के लिए जाइए, आप ठीक हो जाएँगे। तो ये कहीं न कहीं गैर वैज्ञानिक है। केस का पहले इवैल्यूएशन ज़रूरी है कि हमें क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर केसेज़ में जो दोनों के कॉम्बिनेशन हैं वो काम करते हैं। तो इसमें हमें समझना होगा कि किसके लिए क्या ज़रूरी होता है। सर आप क्या आपको ये लगता है कि अफोर्डेबिलिटी भी एक फैक्टर है? क्योंकि जितना हमने देखा है देयर आर टाइम्स जब इंसान अफोर्ड भी नहीं कर पाता है वो मेडिकेशन, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एट टाइम्स और ये लंबे टाइम तक चलती है। ये बहुत जल्दी क्योर होने वाली चीज़ नहीं है कि इसकी मेडिकेशन थोड़ा लंबा चलती है। तो क्या आपको लगता है उसके रिगार्डिंग ड्रग के जो प्राइसेज़ हैं उसमें कुछ डिफरेंस आ सकता है जिसकी वज़ह से सबके लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो? निश्चित तौर पर जो अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी है किसी भी हेल्थ का, कोई भी सेक्टर हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, उसके लिए एक प्राइमरी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो जो आपने बातें बताई बेहद ही ज़रूरी हैं, ताकि एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी एक इशू है इसमें। जी। और मुझे लगता है कि सरकारी जो जगहें हैं, सरकारी जो संस्थान हैं, उनमें दवाइयाँ, ज़्यादातर दवाइयाँ सरकार निःशुल्क दे रही है। सरकार ने इस फील्ड में पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा काम किया है। टेलीमानस हेल्पलाइन स्टार्ट की है जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है, 24 घंटे चलती है। आप कभी भी उसमें कॉल कर सकते हैं। ये पोस्ट कोविड गवर्नमेंट ने शुरू करी है। साथ ही साथ जो आपने बताया कि एक्सेसिबिलिटी है, वो मुझे लगता है कि बड़े शहरों में थोड़ा-सा ज़्यादा शिफ्टिंग हुई है साइकियाट्रिस्ट की या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो टेली सर्विसेज़ हैं, उसमें को हमें और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जैसे अभी मैं टेली सर्विसेज़ की बात करूँ, अब यहाँ से प्रसंग आ गया है बाहर, तो उसमें भी जो बजट एलोकेशन है ख़ासकर टेली सर्विसेज़ के लिए, वो काफ़ी इनकंसिस्टेंट सा गवर्नमेंट कर रही है। उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि अगर कोई बड़े शहरों में रह रहा है तो आम गाँव का जो दूर बैठा हुआ इंसान है तहसील में, ज़िले में, वो उसको एक्सेस कर सके। हालाँकि फिर मैं कहूँगा कि पिछले 5 साल में मेंटल हेल्थ की तस्वीर सरकारों ने बहुत बदली है। लगभग हर ज़िले में साइकियाट्रिस्ट है, हर ज़िला अस्पताल में साइकियाट्रिस्ट है, तो आप वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और ज़्यादातर सरकारी संस्थाओं में दवाइयाँ निःशुल्क हैं और नो डाउट आपका जो ये इश्यू है वो उसमें इंश्योरेंस की एक बड़ी भूमिका होगी। साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स में एक और समस्या है कि इंश्योरेंस कंपनियाँ यूजुअली परहेज़ करती हैं अपने पेशेंट्स के लिए। कई बार जब हम मरीज़ देखने जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कि अगर कोई मेडिकल इलनेस के लिए भर्ती है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वहाँ पर फिजिशियन सबसे पहले हमसे ये चाहते हैं कि वहाँ पर अपना साइन मत बनाना। मेरे पेशेंट का इंश्योरेंस क्लेम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को बहुत ही टफ एक्शन लेना चाहिए बिकॉज़ ऑन पेपर तो ये है कि उन्हें देना है, बट न एग्ज़ीक्यूशन उसका काफ़ी पुअर है। तो अगर ये सब चीज़ें इंश्योरेंस में कवर होंगी, जैसे कि जो ओपीडी सर्विसेज़ हैं, बिकॉज़ साइकियाट्री में के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा भर्ती की आवश्यकता नहीं होती। तो इनके लिए ओपीडी सर्विसेज़ के लिए भी इंक्लूज़न होना चाहिए, जहाँ पर वो अपनी दवाइयों के लिए भी इंश्योरेंस का लाभ उठा सकें। तो सर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 41% इंक्रीज़ आया है लोगों की सर्चेज़ में, गूगल सर्च के हिसाब से। 2023 से 2024 में 41% इंक्रीज़ है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड रिसर्चेज़ में। तो लोगों में भी जागरूकता आई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ केसेस भी ऐसे हुए हैं पास्ट कुछ ईयर्स में
जिसके बाद लोगों ने इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना चालू किया है या इसके बारे में सोचना चालू किया है। जैसे कि अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत द एक्टर, उनके बारे में आपका क्या कहना है सर इस पूरे विषय पिछले पर? 5 सालों में खुशी जो आप बोल रही हैं बहुत ही वाजिब बात है और बहुत ही सही डेटा है। हुआ ये है कि पिछले 5 साल में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए आया है वो है कोविड। जी। कोविड ने हमारी लाइफ में बड़ी उथल-पुथल मचाई, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, रिलेशनशिप के फॉर्म में, जिसके चलते एंग्ज़ायटी में, ओवरथिंकिंग में 40-50% केसेज़ जो है वो बढ़ गए। इसकी वजह से लोगों का ध्यान ज़्यादा गया, लोगों ने बातचीत शुरू की और आपने जैसा बताया कि इन सेलिब्रिटी का जो केस था जिसके चलते लोगों ने और ज़्यादा बात शुरू करी। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने भी प्रयास काफ़ी चालू कर दिए। टेलीमानस हेल्पलाइन भी कोविड के बाद ही शुरू हुई। तो एक डायलॉग शुरू हो गया जिसकी वजह से अब लोगों की सर्च बढ़ रही है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा ये गूगल सर्च है, ये हेल्प लेने के लिए कितना आ रहा है ये बड़ा डाउटफुल है। सही बात है। लेकिन अगले 10-20 सालों में स्थिति और बेहतर होगी और नो डाउट अगर मैं 2020 की बात करूं और 2025 की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तहसील प्लेस के कस्बे से गांव से लोग हमारे पास में आते हैं कि सर इसको मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, इसको साइकेट्री का प्रॉब्लम हो रहा है, सर इसको ओवरथिंकिंग हो रही है, ये कटा-कटा सा रहता है। तो एक अवेयरनेस तो निश्चित तौर पर बढ़ी है। साथ ही साथ जो संचार माध्यम है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इनमें भी बहुत सारे मेंटल हेल्थ न स्पेशलिस्ट ने अपने रील्स बनाना यूट्यूब चैनल्स बनाना, वीडियोज़ बनाना, जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता काफ़ी बढ़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग खुल कर के सामने आएँगे, अपनी पॉज़िटिव स्टोरीज़ बताएँगे, मैं किस तरीके से निकला, मैंने ट्रीटमेंट लिया, मुझे ये प्रॉब्लम थी। आम डायलॉग जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा अवेयरनेस और बढ़ती चली जाएगी खुशी। सर ये बात तो बिल्कुल आपने सही करी, पर इसके साथ क्या आपको ये लगता है कि जो नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ रहे हैं, जो नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी गिनती भी बढ़नी चाहिए? मुझे लगता है गिनती बढ़ रही है और अगर हम बात करें अगर डब्ल्यूएचओ के नॉर्म्स की तो 1 लाख में लगभग 3 साइकियाट्रिस्ट एक आइडियल होता है। लेकिन अपने यहाँ वो आज की डेट में है अगर मैं डेटा को थोड़ा-सा संशोधित करूँ अपने हिसाब से तो 1 या 1.5 तक हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है, जो कि काफ़ी कम है। ये लेकिन आपने जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ओके, ओके। जी हाँ, जी हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर भी काम हो रहा है, पहले से पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, लेकिन ये रातों-रात नहीं हो सकता बिकॉज़ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, ट्रेन्ड टीचर्स चाहिए होते हैं, तो इसके चलते मुझे लगता है जो भी प्रयास हो रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, लोड बहुत ज़्यादा है हर 7वें इंसान को मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है और मैं आपको एक फैक्ट बताऊँ कि अगर सारे लोग एक साथ सो कॉल्ड हमारे आपके प्रयास जो है खुशी और सत्यकांत ने बात करी और ऐसी अवेयरनेस आई कि हर इंडियन अवेयर हो गया। अगर वो एक साथ हेल्प लेने के लिए आ जाए तो हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है। हम नहीं कर पाएँगे। इतना ज़्यादा बर्डन हर 7वें भारतीय को किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझना पड़ रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आगे पिक्चर बढ़िया होगी। जो हेल्पलाइन्स हैं और जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है उनमें भी पहले से चीज़ें बढ़ी हैं, तो मुझे लगता है कि चीज़ें आगे काफ़ी बेहतर होंगी। सर इसी के साथ मुझे एक और क्वेश्चन हुँ, हुँ। जो पॉपअप हुआ वो ये है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ये कितना टोल टेकिंग है? मतलब ये प्रोफेशन ऑप्ट करने से पहले लोग डरते भी होंगे हाँ, बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ ये इट इज़ नॉट एज़ एन ईज़ी टास्क, राइट? तो बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। जी सर, तो उसके तो बारे में आपसे जानना हाँ, स्ट्रगल्स तो रहते हैं, कई बार बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो साइकियाट्रिस्ट को प्रभावित कर सकती हैं और नो डाउट चूँकि यार हैं तो हम भी इंसान, सही बात। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम भी प्रभावित होते हैं, तो वहाँ पर अपने मेंटल हेल्थ की सुरक्षा करना भी एक चैलेंज तो रहता ही है और आपने बताया कि ब्रांच का जब आप ये ब्रांच ऑप्ट करते हैं तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। रिलेटिव्स हो गए या कलीग्स हो गए कि अरे यार अब तेरा क्या होगा भाई, अब ऐसा क्या होगा यार, तेरे को तो ऐसा नहीं हो जाएगा यार, तू साइको हो जाएगा और तरह तरीके की बातें करते हैं। लेकिन मानव बिहेवियर को पढ़ना, मानव बिहेवियर को समझना, उसके बाद उसकी हेल्प करना और ऐसा कई बार इतना प्रॉब्लम होता है कि लोग उनको लगता है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं क्योंकि वो जैसे ही किसी के व्यक्तित्व से रिलेटेड आप बात करते हैं, उसे ये एहसास होता है कि यार ये उसके ऊपर पर्सनल अटैक है।
तो लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो बड़ा तिलमिलाट गया, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे ये सुनना पड़ता है। तो कई बार लोग बीच में सेशंस भी ड्रॉप करते हैं, उन्हें पर्सनल अटैक जैसा लगता है, तो इन सब चीज़ों का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो बहुत टफ होता है। तो नो डाउट हम लोग, या अगर मैं बात करूँ तो उसमें नींद यार सबसे अच्छा टूल होता है। अगर अपने मेंटल हेल्थ की रक्षा करनी है किसी को भी, क्या तो बात है। आपको 7 से 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए। नशे से आपको पूरी तरीके से बचना चाहिए, और मैं अपना व्यक्तिगत बात बताऊँ कि मैंने आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी नशे का उपयोग नहीं किया है। क्या बात है। और कन्वर्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, अपना कोई इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, कोई भी हॉबी आप डेवलप करें, उस पे काम करें। मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, बातचीत करना बहुत पसंद है और लिखना बहुत पसंद है। तो इस तरीके से मैं अपने मेंटल हेल्थ की रक्षा कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने-अपने तरीके डेवलप करने चाहिए, जिससे वो अपने मेंटल हेल्थ की रक्षा कर सके। तो सर एक सेगमेंट है जिसमें मैं आपसे कुछ वो सवाल पूछूंगी जो मुझसे हमारे व्यूअर्स ने पूछे हैं। नाइस। हाँ जी। तो तो हो जाए सवाल-जवाब? यस सर, प्लीज़। Q&A सेशन हो जाए। यस। ओके। ओके, तो सर सबसे पहला क्वेश्चन है कि ओवर थिंकिंग की वजह से जो पैनिक अटैक्स आते हैं उनसे कैसे डील करें? देखिए, पैनिक अटैक जो है वो केवल पर्सनल डीलिंग का विषय नहीं है। इसमें साइकियाट्रिस्ट का इन्वॉल्वमेंट बेहद ज़रूरी है अगर पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। क्योंकि ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको मेडिकेशन के थ्रू सही करना बेहद ज़रूरी है। उनके साथ में जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा देखा गया है कि जैसा मैंने अपने लिए बताया था, रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक, अच्छा कम्युनिकेशन, कोई मन में बात चल रही है, कोई स्ट्रेस है किसी बात का, उसको समझना, उस पर काम करना बेहद ज़रूरी है। तो दवा और काउंसलिंग के माध्यम से इसमें हेल्प की जा सकती है। केवल अगर हम सोचेंगे कि पैनिक अटैक मेरे कंट्रोल में आ जाए किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज से, पर्टिकुलर बातचीत के तरीके से, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि आप साइकियाट्रिस्ट से मिलें, आपका इवैल्यूएशन हो कि एग्ज़ैक्टली डिसऑर्डर का, पैनिक अटैक का कॉज़ क्या है। रूट कॉज क्या है? उस रूट कॉज़ को समझते हुए ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा बेहतर होगा। जब आपको ऐसे सिम्पटम्स आने लगे, तो ये भी एक समझदारी की बात है कि आप डॉक्टर को वहाँ पर दिखाएँ। ऑलराइट सर। सर एक क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछा गया है कि क्या इन डिसऑर्डर्स का कोई जेनेटिक लिंक है? निश्चित तौर पर इन डिसऑर्डर्स का जेनेटिक लिंक है। लगभग हर साइकियाट्री का जो डिसऑर्डर है, हर डिसऑर्डर जो है उसमें एक पोटेंशियल है कि वो आनुवांशिक रूप से ट्रांसफ़र होता है। ओके। लेकिन ये रूल नहीं है कि होगा ही, और ये भी रूल नहीं है कि ये नहीं ही होगा। हर डिसऑर्डर में परसेंटेज लगभग वेरी करता है, बट मुझे लगता है कि ये विषय जो है एक काफ़ी गंभीर हो जाता है। कई बार हमारे पास लोग आते हैं कि शादी के बाद क्या होगा, शादी करें कि नहीं करें, और मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग झूठ बोल कर के भी कई बार शादी कर देते हैं, जी। ये भी काफ़ी मैनिपुलेशन पाया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि मैं उनको यही समझाता हूँ कि आप यार किसी से झूठ बोल कर के शादी मत करो। एटलीस्ट अगर उसको पता होगा तो उसके हिसाब से डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। फिर वो बोलते हैं सर अगर बता दिया तब तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आपके साथ में सेम ऐसा हो, तो क्या आप उसको अलाउ करोगे? तो बोलते हैं फिर मैं नहीं करूँगा। सर क्या आपको लगता है कि यही रीज़न है फॉर फेल्ड रिलेशनशिप्स एंड इवन जो थोड़े क्रिमिनल थॉट प्रोसेस चले जाते हैं लोगों के, जो बढ़ जाती हैं चीज़ें? क्या ये एक फैक्टर है? निश्चित तौर पर जो डिस्फंक्शनल पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जो मेरा व्यवहार करने का तरीका है, स्ट्रेस कोपिंग का तरीका है, जो मेरे जिनके पास नेगोशिएशन स्किल नहीं। देखिए रिलेशनशिप कैसे चलता है? जिसकी जितनी बढ़िया नेगोशिएशन स्किल्स होंगी, उतना बढ़िया उसका रिलेशनशिप स्मूथ चलता है। जिसने ये माना कि जोड़ी बनती है आसमान में, जोड़ी चलती है प्यार से, तो गॉन। है ना? तो ये सामंजस्य का विषय है और ये चलाने से चलती है। साइकिल का पेडल आपको मारना पड़ेगा तभी साइकिल आगे बढ़ेगी। तो मेरे को स्ट्रेस आया, मेरे कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसी के साथ में, उसको जितने बेहतर ढंग से मैंने सॉल्व किया, वो रिलेशनशिप का हिस्सा होता है। तो डिसफंक्शनल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों में ये समस्या होती है कि उनकी नेगोशिएशन स्किल बहुत पुअर होती है। कई बार अहंकार की वजह से, कई बार सेल्फ ऑब्सेशन की वजह से, कई बार उनमें लैक ऑफ कंसर्न होता है, इमोशंस को समझते ही नहीं है, उनको बल्कि पीड़ा देने में और आनंद आता है। इसके कारण से आप देखिए कई वीभत्स केसेस अभी हमें सुनने को मिल रहे हैं। कोई फ्रिज में चाकू से काट करके रख रहा है, कोई बॉडी को अंदर करके उसके ऊपर सीमेंट से पैक करके बैठ रहा है। तो ये समस्याएँ आ जाती हैं। तो हम रिलेशनशिप में कहाँ पर वो कॉल है,
वो ले नहीं पाते। और सही समय पर अगर हम मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की भी हेल्प लें तो मुझे लगता है बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। मेरा जो अनुभव है व्यक्तिगत रूप से मैं बात करूं कि 50 से 60% केसेस में सीधा मेंटल डिसऑर्डर एसोसिएटेड हो सकता है रिलेशनशिप की जो समस्याएं होती हैं। और कई में जैसे बातचीत करने का तरीका फॉल्टी हुआ, किसी का एक्सप्रेशन जो है वो गड़बड़ है, किसी की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, तो रियलिटी से हम दूर रहते हैं। उस रियलिटी को जिसने एक्सेप्ट कर लिया, उस पे काम किया, वो चीज़ें बढ़िया हम्म, चलती हैं। सही बात है। और सर एक बहुत मेजर क्वेश्चन है अ, जो कि आपसे बेहतर कौन बता पाएगा जी बताएं। कि सर क्या जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा? जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा, इस लाइन से ऐसा लगता है कि जैसे मुझे किसी चीज के लिए प्रेशर दिया जा रहा है, जैसे कोई बर्डन है। क्या ये प्रश्न खुशी आप तब भी पूछेंगी जब आपके किसी परिजन को डायबिटीज हो जाए, बिल्कुल नहीं। किसी परिजन को हाइपरटेंशन हो जाए? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं पूछेंगी? क्योंकि जरूरी है। क्योंकि जरूरी है। तो सेम मेंटल हेल्थ के साथ में है कि अगर जरूरी होगा तो उन दवाओं को लेना होगा या लेना चाहिए। वो आपके दोस्त हैं, बर्डन नहीं कि लेना पड़ेगा। लेना चाहिए क्योंकि उससे आपका मेंटल हेल्थ सही रहेगा। और कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें लाइफ लॉन्ग दवाएं लेनी पड़ सकती हैं, लेकिन वो आपके दोस्त हैं। दवा मित्र है, जिसको आप दुश्मन समझ रहे हैं वो मित्र है। क्यों? क्योंकि वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सही कर रही है। क्यों? क्योंकि वो आपकी स्लीप साइकिल को सही कर रही है। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि वो आपकी रिलेशनशिप को बेहतर कर रही है। क्यों? वो आपको एक खुशहाल इंसान बना रही है। यूजुअली लोग गड़बड़ी क्या करते हैं कि एक दवा का फियर के चलते, दवा शुरू मेरी मर्जी से हुई और बंद जो है वो अपनी मर्जी से। कैसा? अब मुझे ठीक लग रहा है, मुझे नहीं दिखाना है। फिर 4 महीने के बाद प्रॉब्लम आ रही। फिर वो बुआ के बच्चे ने बताया था कि उनका प्रॉब्लम ऐसा हुआ था तो दवा नहीं लेनी चाहिए, फिर दवा बंद कर दिया। वो पड़ोसी ने बता दिया। तो इस वजह से कई बार बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एक स्मूथ प्रोसेस जो चल रही होती है उसमें दवा बंद कर देने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक सिंपल सा लॉजिक का इस्तेमाल करना है कि दवाओं की आदत ना हो करके दवाएं ज़रूरत होता है। आदत और ज़रूरत में अंतर है। दूसरा, आपने अगर साइकियाट्रिस्ट की मर्जी से दवा शुरू की है, आपने तो जब दवा शुरू करनी है तो साइकियाट्रिस्ट की मर्जी से कर रहे हो। यार बंद को कम करना है, उसका डोज कम ज़्यादा करना है, लेट हिम डिसाइड या लेट हर डिसाइड। तो इतना अगर हम सोच रखें, ट्रस्ट रखें, फेथ रखें और विज्ञान के साथ चलें तो मुझे लगता है आपका ही भला होगा। सही बात है सर। सो थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। इसके बाद मैं एक मेजर टॉपिक पर ले जाना चाहूँगी अपनी कॉन्वर्सेशन। मैं बात करना चाहूँगी इंद्रधनुषी विचारों की उलझनें। ये चैप्टर ओवर थिंकिंग से आज़ादी बुक में है, जिसमें आपने एलजीबीटी कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ के बारे में बात की है। एंड हाल ही में आपको भी आपने शायद इसके रिगार्डिंग एक पोस्ट भी करा था दैट सेड कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक नई पॉलिसी के अनुसार सिर्फ 2 जेंडर्स वैलिड होंगे, दैट इज मेल एंड फीमेल। ये डिसीजन कितना एडवर्सली अफेक्ट करेगा हमारी कम्युनिटी को, हमारे जेंडर्स को, स्पेशली ट्रांसजेंडर्स एंड नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स? देखिए, ये जो बात है मिस्टर ट्रम्प की, वो हमें सालों पीछे ले जा रही है। बहुत ही रिग्रेसिव बात है। इतनी साइंस पढ़ कर के हमने ये माना कि उन्हें एक इंसानी दर्जा मिलना चाहिए। वो अगर आप एलजीबीटी समुदाय से हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंसान नहीं हैं, आप मानव नहीं हैं, आपको जीने का हक नहीं है। आपको उतने ही सम्मान का हक है, क्योंकि ये आपकी चॉइस नहीं है। ये जेंडर प्रेफरेंस के वेरिएशंस हैं। हम पहले इन्हें गलत मानते थे, पाप मानते थे, मानसिक रोग मानते थे। अब पूरी शोध पर ये बात हो चुकी है कि ये जो एलजीबीटीक्यू हैं, ये आम इंसान की तरह ही इज्जत डिजर्व करते हैं। उन्हें इंक्लूसिव वातावरण होना चाहिए ताकि वो समाज में हमारे साथ में रह सकें। तो हमने एक बहुत बड़ी खाई तब बना दी है। उस खाई को पाटने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैंने अपनी बुक में ओवर थिंकिंग से आज़ादी में जिसका जिक्र किया है, वहाँ पर एक बच्चा है जिसको वो जूझ रहा है अपने जेंडर डिस्फोरिया की वजह से। वो अपने माँ-बाप को बता नहीं सकता, समाज में कह नहीं सकता, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उसकी शादी की उम्र हो रही है, उसको लिए लड़की देखी जा रही है, उसकी बातचीत चल रही है, उसको उसके माँ-बाप को लग रहा है यार ये शादी क्यों नहीं कर रहा है, वो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है, अपनी बातें नहीं बता सकता। ऐसे में वो खुद को नुकसान पहुँचा लेता है और वो हमारे पास आता है
और जब हम उसे उसके वैज्ञानिक आधार बताते हैं उनके पेरेंट्स को, उनको उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो इंक्लूसिव सा फील करता है और आज वो देश के लिए बड़ा प्रोडक्टिव काम कर रहा है, अगर मैं उस केस की पर्टिकुलर बात करूँ। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट, ये रूल्स, वो भी विश्व की एक ताकतवर संस्था से ऐसी बातें आना और ज़्यादा हमें पीछे करती हैं। तो मैं एक साइकियाट्रिस्ट के रूप में ऐसी पॉलिसीज़ का, ऐसे बयानों के प्रति आपत्ति दर्ज करता हूँ कि ये बेहद ही गैर वैज्ञानिक है। ऐसा करने के पहले वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट से, डॉक्टर से, जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं विशेषज्ञ, उनसे राय लेकर के ही इतने बड़े फैसले या ऐसे स्टेटमेंट दिए जाने चाहिए। क्योंकि इस कम्युनिटी में एक एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से बड़ी कुंठा रहती है। बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, खुशी वो खुद को नुकसान पहुँचाने के बाद आते हैं। अच्छा खासा सेल्फ हार्म करने के बाद आते हैं। एक पूरी लाइफ़ स्पॉइल हो जाती है उसके बाद आते हैं। कई बार धोखे में, या ये कह लो कि वो उनके माँ-बाप जो हैं उनकी शादी भी कर देते हैं दूसरे पार्टनर के साथ में। ऐसे में आप सामने वाले की लाइफ़ में भी डिस्टर्बेंसेस आते हैं। तो मुझे लगता है जितना ज़्यादा हम इसके बारे में खुलकर डायलॉग करेंगे और इंक्लूसिविटी को बढ़ाएँगे, तो लोग इस स्टिग्मा से मुक्त होकर के इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ हम फिर से कई डिकेड्स पीछे चले जाएँगे। सो बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के जनरेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हम 2025 में जी रहे हैं, बट अगर सोच हमारी वही है तो हम कैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे? सोच वहीं से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोच हमारी आगे बढ़ गई थी, फिर से खींच के लाया जा रहा है भाई। ये बिल्कुल, ज़्यादा बुरी बात है। सही बात है। अगर हमें खोज नहीं हुई होती, उसके बारे में विज्ञान ने कुछ पता नहीं किया होता, हम वहीं पे होते, दैट इज़ कंप्लीटली ओके। लेकिन हम तो यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ गए, फिर फिर से पीछे खींचा जा रहा है। ये गलत है। आई एग्री। क्या बात है। तो सर एआई के बारे में अगर हमने बात करना स्टार्ट कर ही दिया है तो क्या एआई जो हेल्प हमें दे पाता है इन सच केसेस, इन सच डिसऑर्डर्स, वो क्या सिमिलर है एक ऑफलाइन ट्रीटमेंट और एक ऑनलाइन ट्रीटमेंट? अभी तो दोनों में काफ़ी खाई है, लेकिन आगे आने वाले समय में एआई बहुत पावरफुल होगा और खासकर मेंटल हेल्थ की फील्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है साइकियाट्रिस्ट की या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की, वो कम होने की वजह से ये बहुत बड़ा सहयोगी साबित हो सकता है। और आगे आने वाले समय में आप देखिएगा, जब इसमें इमोशंस और ज़्यादा आएंगे एआई में, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो शोध चल रहे हैं इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा सराहनीय हैं। और हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि पर्सनल चैट बोर्ड होंगे जहाँ पर काउंसलिंग के लिए अलग से वो कस्टमाइज़ होंगे, वैसी कुछ चीज़ें हम भविष्य में देख सकेंगे। तो सर जिसको ये इस फील्ड ऑप्ट करनी है, क्या उसे डरना चाहिए इस बात से? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और जो डर की आपने बात करी, मैं ओवरऑल वाइड बात करता हूँ, डर क्या है? मेरे अंदर भरी हुई इनसिक्योरिटीज़ का बाहरी मैनिफेस्टेशन। तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काम कीजिए, डर अपने आप खत्म हो गया। जो आपका मन है वो करिए। यार एक्सपेरिमेंट है, हो सकता है फेल हो, बट दैट इज़ कंप्लीटली ओके। आप एक्सपेरिमेंट तो करें, अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर आएँ। जो अगर आप कोई फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, बिल्कुल इस फील्ड में आइए। मैं जानना चाहूँगी आप कैसा कंटेंट कंज़्यूम करते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स आजकल अटेंशन स्पैन की बात करें तो बहुत कम हो गया है सबका। तो मैं एक साइकियाट्रिस्ट से जानना चाहूँगी कि वो क्या उनका खाता क्या थॉट? है? यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या खाता है वो, हाँ? उनका क्या कंटेंट, मतलब उनका क्या इंटरेस्ट है? यूजुअली मैं दर्शन के विषय हैं वो देखता हूँ, और खेल से जुड़ी हुई, जैसे मैंने बताया, क्रिकेट मेरी क्रिकेट, जान है। क्या बात है। क्रिकेट के वीडियोस बहुत सारे देखता हूँ, और यूट्यूब में भी देखता हूँ। पुराने मैचेस हैं, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 434 रन चेस करके जीता था, वो मैच पता नहीं मैं कितनी बार देख चुका हूँ। क्या बात। और कॉमेडी कंटेंट भी देखता हूँ, कॉमेडी में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है। और मुझे पॉलिटिकल डिबेट्स में, पॉलिटिकल जो चर्चाएँ होती हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक, हर पर्सन का एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। और भले आप हो सकता है एक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, बट अगर आप सोच रहे हो, अगर आप थॉट किसी भी बात में समय दे रहे हैं, तो वो भी देश के लिए कंट्रीब्यूशन है। तो मैं लगभग इन कंटेंट को देखना पसंद करता हूँ और रेगुलर देखता हूँ। अखबार पढ़ना बहुत पसंद है। अखबार पढ़ने से जो मानसिक भूख की शांति होती है, उसका एक अलग ही मज़ा है। क्या बात है सर। सर जब बात करी जाती है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की, तो आपको कौन सा मीडियम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है फॉर दिस पर्पस? यार समय-समय पर बदल जाते हैं।
और समय समय पर ये बदलेंगे, इस बात को भी एक्सेप्ट करना जरूरी है। सही बात। आपको मुझे यकीन है कि आपको ऑर्कुट के बारे में पता ही नहीं होगा, हो सकता है आपका अकाउंट कभी ना रहा हो, है ना? बिल्कुल। एक ऑर्कुट चलता था फेसबुक के पहले, ऑर्कुट के बाद आया फेसबुक। फेसबुक अब ऑलमोस्ट सांसें गिन रहा है, दम तोड़ रहा है, ट्रैफिक है वो शिफ्ट हो रहा है। लेकिन फिर यूट्यूब का चलन हुआ, यूट्यूब भी ऑलमोस्ट अब थोड़ा आप उसमें डिक्लाइन देख सकते हैं। अब इस समय इंस्टाग्राम चल रहा है, हो सकता है आगे आने वाले समय में थ्रेड हो जाए। तो हमें उस समय की नब्ज़ को पहचानते हुए, उस समय के जो सशक्त मीडिया हैं, उनका यूज़ करके हमें आगे आना होगा। ये एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है और ये बहुत ही मुझे लगता है समावेशिता के साथ में होना चाहिए, जिसमें सोशल मीडिया का भी यूज़ हो, फ्रंटलाइन प्रिंट मीडिया के यूज़ हो, फ्रंटलाइन टीवी मीडिया का यूज़ हो और मूवीज़ मूवीज़ हो जो कि बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। साथ ही साथ सबसे सशक्त माध्यम जो मेरी नज़र में है, वो है स्कूली पाठ्यक्रम में हमें इसे इंक्लूड करने की ज़रूरत है। आई एग्री सर। कब तक हम जर्नी बाई ट्रेन पर निबंध लिखेंगे? कब तक हम किसी महापुरुष की जीवनी लिखेंगे? क्यों ये हम ना लिखें कि जीवन में सफल हो जाओ तो कै कैसे करो उस तनाव को हैंडल? तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो कैसे करो उसको हैंडल? तुम अपने हिसाब से कुछ अचीव ना कर पाओ, उसको कैसे करो हैंडल? अपनी असुरक्षाओं पर कैसे करें नियंत्रण? ये निबंध कब आएँगे खुशी? ये सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिव होगा अगर हम इसे एजुकेशनल करिकुलम में रखें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लॉ कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, डॉक्टरी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर हमें मेंटल हेल्थ का सपोर्ट मिल जाएगा वैज्ञानिक तरीके से, तो मुझे लगता है मेरे देश की का हर व्यक्ति मेंटली बहुत बढ़िया कर सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सकती है और ऐसे ही लोग बहुत ही प्रोडक्टिव हो सकते हैं और देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स टुडे। और सर एक सबसे मेजर क्वेश्चन जो मैंने शायद आपके कमेंट सेक्शन में हर जगह देखा है कि सर आपसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो हमारे व्यूअर्स को पर्सनली बताइए। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया चैनल्स पर पर्सनल कनेक्ट करना, अटेंशन दे पाना बहुत मुश्किल होता है। जी। मेरे या किसी के लिए भी हो सकता है बहुत मुश्किल हो, लेकिन मैं जो राजधानी भोपाल में बंसल हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पर फुल टाइम कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और सुबह और शाम को मैं ओपीडी में अपने पेशेंट्स देखता हूँ। तो अगर किसी को मिलना है तो वो वहाँ पर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमेशा बातों का जवाब दे पाना बहुत मुश्किल होता है। हज़ारों मैसेजेस आते हैं, लेकिन पर्सनल अटेंशन कर पाना बहुत मेरी सीमाओं से शायद बाहर है। उसके लिए मैं आपके पॉडकास्ट से के जी। माध्यम से क्षमा भी माँगता हूँ कि कई बार लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कई बार बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है। एक मनुष्य होने की सीमाएँ सबकी होती हैं, डॉक्टर को भी माफ़ करें। थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स। और आपको थैंक यू खुशी कि आपने मेंटल हेल्थ पर बात करने के लिए मुझे बुलाया। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर लोग तो छोड़िए मीडिया हाउसेस भी बात नहीं करते और आपका भी काम बहुत ही मुझे लगता है यहाँ पे एप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने मेंटल हेल्थ पर बात की। अमेजिंग सर, अमेजिंग टाइम विद यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंजॉयड इट राइट? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा लगा। ऑल्सो क्लिक ऑन द लिंक बिलो to get connected with your favorite entrepreneur.